हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज के इस स्पेशल डे के दिन आज की ये आपकी इस स्पेशल क्लास भी होने वाली है। यहाँ पर आज की इस क्लास में आप आरएसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी लाइव क्लास में लेकर आइए। तो सभी फ्रेंड्स एक बार उन सभी वीर जवानों के सम्मान में जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, द ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन। ए ऑप्शन आपका दिया है 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट एयर, बी ऑप्शन है 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, सी ऑप्शन है 1 केजी ऑफ वेट एयर एंड डी ऑप्शन है 1 केजी ऑफ ड्राई एयर। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर साथ ही साथ कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपका है, द ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी कि जो हमारी आर्द्रता का रेशियो होता है या जो हमारी विशिष्ट आर्द्रता होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन। जो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मास होता है उसका वाटर वेपर प्रेजेंट इन होता है। तो कहाँ पर उसका या कितना उसका वाटर वेपर प्रेजेंट इन होता है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 केजी ऑफ जो हमारी ड्राई एयर होती है वो हमारी ह्यूमिडिटी, जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ ड्राई एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, की जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है मास ऑफ वाटर वेपर की, उसको हम 1 केजी ऑफ ड्राई एयर में प्रेजेंट करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 केजी ऑफ ड्राई एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आप साथ ही साथ आंसर भी सब मैच करते जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक सिचुएशन प्रोसेस ऑन अंडर स्टैंड एयर डैश रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, खाली स्थान भरना है। असंतृप्त वायु पर रुद्धोष्म संतृप्ति प्रक्रिया के दौरान डैश स्थिर रहता है। तो यहाँ पर क्या स्थिर रहता है, ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्ष आर्द्रता स्थिर रहती है। बी ऑप्शन आपका है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ओस बिंदु तापमान स्थिर रहता है। सी ऑप्शन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी कि शुष्क बल्ब तापमान स्थिर रहता है। एंड डी ऑप्शन आपका वेट बल्ब टेम्परेचर यानी गीले बल्ब का जो हमारा तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो स्थिर रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असंतृप्त वायु पर रुद्धोष्म संतप्त प्रक्रिया के दौरान गीले बल्ब का जो तापमान होता है वो हमारा स्थिर रहता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट तो इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग एडियाबैटिक सिचुएशन प्रोसेस ऑन अंडरस्टैंड एयर ड्राई वेट बल्ब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसका सभी का आंसर भी मैच करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर किसके लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। तो ये हमारा है छोटे विस्थापन और संघनन दबाव के लिए हमारे उपयोग होते हैं या उपयुक्त होते हैं। बी हमारा है बड़े विस्थापन और उच्च संघनन दबाव के लिए उपयुक्त होते हैं। सी ऑप्शन है
छोटे विस्थापन और उच्च संघनन दबाव के लिए उपयुक्त होते हैं। एंड डी ऑप्शन है बड़े विस्थापन और कम संघनन दबाव के लिए उपयुक्त होते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्वेश्चन था आपका रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर किसके लिए बहुत उपयुक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं वो छोटे विस्थापन और उच्च संघनन दबाव के लिए उपयुक्त होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे विस्थापन और उच्च संघनन दबाव के लिए हमारे रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर बहुत उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी। चलिए एक बार क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन आपका है द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ रेफ्रिजरेंट इज, यानी कि रेफ्रिजरेंट का वांछनीय गुण कौन सा है इन दिए गए ऑप्शन में। तो ए हमारा है लो बॉइलिंग पॉइंट, बी ऑप्शन है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि उच्च क्रांतिक तापमान, सी ऑप्शन है हाई लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि जो हमारी उच्च गुप्त ऊष्मा ऑफ वेपराइजेशन की यानी कि वाष्पन की उच्च गुप्त ऊष्मा, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके रेफ्रिजरेंट की वांछनीय गुण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारा डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ रेफ्रिजरेंट होता है वो हमारा लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर भी होता है एंड हाई लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है। तो इसीलिए आपका जो है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट इज सो बाई, यानी कि साइकोमीटर चार्ट पर आर्द्रीकरण प्रक्रिया को दिखाया जाता है। तो ए हमारा है हॉरिजेंटल लाइन के द्वारा दिखाते हैं, बी हमारा वर्टिकल लाइन के द्वारा दिखाते हैं, सी हमारा इंक्लाइंड लाइन यानी कि झुकी हुई लाइन के द्वारा दिखाते हैं, एंड डी हमारा कर्व्ड लाइन के द्वारा दिखाते हैं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे यदि आपने साइकोमीटर चार्ट को पढ़ रखा है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारी साइकोमीटर चार्ट होती है उस पर आर्द्रीकरण प्रक्रिया को वर्टिकल लाइन पर दिखाया जाता है। तो द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑन द साइकोमीटर चार्ट इज शो बाय द वर्टिकल लाइन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द इवेपोरेटर यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स इज, यानी कि जो हमारे इवेपोरेटर होते हैं वो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में यूज किए जाते हैं। तो किस प्रकार के जो हमारे हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में इवेपोरेटर हमारे यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारा है फॉरेस्टिंग इवेपोरेटर को यूज़ करते हैं, बी आपका ऑप्शन है नॉन फॉरेस्टिंग इवेपोरेटर का यूज़ करते हैं, सी ऑप्शन है डिफॉरेस्टिंग इवेपोरेटर का यूज़ करते हैं, एंड डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन आपका था द इवेपोरेटर यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेंट इज, यानी कि हाउस होल्ड रेफ्रिजरेंट में उपयोग किए जाने वाले इवेपोरेटर कौन से होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन यानी कि फ्रोस्टिंग इवेपोरेटर जो होते हैं वो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में यूज़ किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इन आ रेफ्रिजरेटिंग मशीन हीट रिजेक्टेड इज डैश हीट एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन में जो हीट रिजेक्ट किया जाता है डैश हीट एब्जॉर्ब, यानी कि जो हमारा हीट रिजेक्ट किया जाता है वो हीट एब्जॉर्ब के बराबर होता है या आपका लेस देन होता है या आपका ग्रेटर देन होता है या नन ऑफ दीज। तो इसके ए ऑप्शन दिया है इक्वल होता है, बी ऑप्शन है लेस देन यानी कि कम होता है, सी हमारा है ग्रेटर देन यानी अधिक होता है, एंड डी ऑप्शन है
नन ऑफ दिस। तो जो आपका क्वेश्चन था रेफ्रिजरेटिंग मशीन में हीट रिजेक्ट जो होता है क्या वो हीट एब्जॉर्ब के बराबर होता है, तो इनको इसी ऑप्शन से यहाँ पर इसको फिल करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीट रिजेक्टेड इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब, यानी कि जो हमारा हीट को रिजेक्ट किया जाता है वो हीट को एब्जॉर्ब करने से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका फिल होगा ग्रेटर देन, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इन इक्वा अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट आर रिस्पेक्टिव, यानी कि एक्वा अमोनिया और लिथियम ब्रोमाइड जल अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में रेफ्रिजरेंट क्रमशः है। तो ए आपका है वाटर एंड वाटर होता है, बी ऑप्शन है वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड होता है, सी ऑप्शन है आपका अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड होता है, एंड डी ऑप्शन आपका है अमोनिया एंड वाटर होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका था एक्वा अमोनिया और लिथियम ब्रोमाइड जल अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में रेफ्रिजरेंट का क्रम कौन सा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमोनिया एंड वाटर जो होता है वह एक्वा अमोनिया और लिथियम ब्रोमाइड जल अवशोषण प्रशीतन प्रणालियों में रेफ्रिजरेंट का क्रम होता है। तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमोनिया एंड वाटर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमोनिया एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन डैश इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका था द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन डैश इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर आपका कौन सा फिल किया जाएगा, डैश में मौजूद जलवाष्प के द्रव्यमान को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर जो होता है उसमें मौजूद जलवाष्प के द्रव्यमान को ही आर्द्रता कहा जाता है। तो यहाँ पर होगा 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे 1 द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इन एयर यूजिंग एयर एस अ रेफ्रिजरेंट द साइकिल यूज्ड इन, यानी कि वायुयानों के वातानुकूलन में वायु को प्रशीतक के रूप में प्रयोग करने वाला चक्र कौन सा होता है। तो ए आपका है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, बी आपका है रिवर्स जूल साइकिल होती है, सी हमारा है रिवर्स ब्रेटन साइकिल, एंड डी ऑप्शन है रिवर्स्ड ऑटो साइकिल। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, यानी कि वायुयानों के वातानुकूलन में वायु को प्रशीतक के रूप में प्रयोग करने वाला जो हमारा चक्र होता है वो हमारा रिवर्स ब्रेटन साइकिल होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और अभी तक आपने यदि वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों को भी लाइव क्लास में आप सभी लेकर आइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कॉइल पर फ्रॉस्ट का बनना क्या होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कॉइल पर फ्रॉस्ट के बनने से क्या होता है। तो ये हमारा है गर्मी है स्थानांतरण बढ़ता है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र हमारा बढ़ जाता है, बी हमारा है सिस्टम की सीओपी में सुधार होता है, सी ऑप्शन है बिजली की खपत बढ़ जाती है कूलिंग कॉइल में फ्रॉस्ट के बनने से, एंड डी ऑप्शन है बिजली की खपत कम कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कॉइल पर फ्रॉस्ट के बनने से क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कॉइल्स पर फ्रॉस्ट का बनना बिजली की खपत को बढ़ा देता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका तो सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्वेश्चन आपका है द पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, यानी कि प्रति टन प्रशीतन की। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया है 3.5 पर COP, बी ऑप्शन है COP अपॉन 3.5 एंड सी ऑप्शन है 3.5 इंटू COP और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन था आपका द पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, प्रति टन प्रशीतन की शक्ति कौन सी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3.5 बटे जो COP होती है वो प्रति टन प्रशीतन की शक्ति होती है, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की पावर होती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वेट बल्ब टेम्परेचर ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर, यानी कि जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर होता है सेंसिबल हीटिंग के दौरान, तो उसमें क्या होता है। ए हमारा है रिमेन कांस्टेंट रहता है, बी हमारा है इंक्रीज कर जाता है यानी कि बढ़ जाता है, सी आपका डिक्रीज कर जाता है यानी कि घट जाता है, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका था द वेट बल्ब टेम्परेचर, जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर होता है सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर के दौरान कैसा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, बी हमारा है इंक्रीज कर जाता है, सी हमारा डिक्रीज कर जाता है, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द वेट बल्ब टेम्परेचर ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर इंक्रीज। तो यहाँ पर जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर होता है सेंसिबल हीटिंग के दौरान क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज दैट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी डैश वेट बल्ब टेम्परेचर, जैसे जैसे सापेक्षिक आर्द्रता घटती है उस बिंदु तापमान डैश आर्द्र बल्ब तापमान होगा। तो यहाँ पर कौन सा फिल किया जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सेम एज, बी आपका है लोअर देन, सी आपका है हाइयर देन एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका था as relative humidity decreases the dew point temperature will be wet bulb temperature। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर आपका लोअर देन भरा जाएगा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीसेज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी लोअर देन वेट बल्ब टेम्परेचर, जैसे जैसे सापेक्षिक आर्द्रता घटती है उस बिंदु तापमान जो है वो लोअर देन यानी कम होता जाता है आर्द्र बल्ब तापमान से। तो यहाँ पर भरा जाएगा लोअर देन, तो उस बिंदु तापमान जो है कम होता जाएगा। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि जैसे जैसे सापेक्षिक आर्द्रता हमारी घटती जाती है वैसे ही हमारा उस बिंदु तापमान जो है वो कम होता जाता है आर्द्र बल्ब तापमान के। तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड ए एब्जॉर्प्शन सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर को अवशोषण प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपका, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन इज कॉल्ड अ एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ये हमारा है सिंगल फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम कहते हैं।
2 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम कहते हैं, या 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर साथ ही साथ कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड आ 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर होता है वो 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन प्रणाली या सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन डाई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड। सूखे बल्ब के तापमान और गीले बल्ब के तापमान के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो ये हमारा है ड्राई बल्ब डिप्रेशन कहलाता है, बी हमारा है वेट बल्ब डिप्रेशन कहलाता है, सी हमारा है ड्यू पॉइंट डिप्रेशन कहलाता है, एंड डी आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया है डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहलाता है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आपका है द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा वेट बल्ब डिप्रेशन होता है वो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर का अंतर होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज डैश वन, यानी कि हीट पंप के प्रदर्शन का जो गुणांक होता है हमेशा कैसा होता है। तो ए ऑप्शन है इक्वल होता है, बी हमारा लेस देन होता है, सी हमारा ग्रेटर देन होता है, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर दैन वन। जो हमारा हीट पंप के प्रदर्शन का जो गुणांक होता है वो हमेशा एक से क्या होता है, एक से बड़ा होता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका ग्रेटर देन। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अभी तक आपने फ्रेंड्स वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कर लाइव क्लास में और भी स्टूडेंट्स ले आएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे और वीडियो को शेयर कर आप लाइव क्लास में स्टूडेंट्स भी लेकर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एन इवेपोरेटर इज़ आल्सो नोन एज, यानी कि जो हमारा एक इवेपोरेटर होता है इसको जाना जाता है। तो ए हमारा है फ्रीजिंग कॉइल के नाम से, बी हमारा है कूलिंग कॉइल के नाम से जानते हैं, सी हमारा है चिलिंग कॉइल के नाम से जानते हैं, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा कि इवेपोरेटर को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एन इवेपोरेटर इज़ आल्सो नोन एज फ्रीजिंग कॉइल के नाम से जानते हैं, कूलिंग कॉइल के नाम से जानते हैं, चिलिंग कॉइल के नाम से जानते हैं। इसीलिए आपका जो है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक प्रशीतन प्रणाली में क्या होता है। ए हमारा रिमूव हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर्ड इट टू हायर टेम्परेचर बॉडी, यानी कि जो हमारी हीट होती है उसको क्या है कि रिमूव हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को निकालना एंड डिलीवर करना हाई टेम्परेचर बॉडी में। बी ऑप्शन है रिमूव हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर बॉडी, यानी कि हीट को निकालना हाई टेम्परेचर बॉडी से एंड डिलीवर करना लो टेम्परेचर बॉडी में। सी ऑप्शन है रिजेक्ट एनर्जी टू अ लो टेम्परेचर बॉडी, यानी कि जो हमारी रिजेक्ट एनर्जी होती है रिजेक्ट एनर्जी टू अ लो टेम्परेचर बॉडी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबो। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे कि
कि एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसा होता है। तो इसका काम होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का रिमूव्स हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर्ड इट टू अ हायर टेम्परेचर बॉडी। तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाष्प संपीड़न प्रणाली में संपीड़न के बाद अमोनिया का तापमान क्या होता है। तो ए ऑप्शन है 20 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, 50 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, सी ऑप्शन है 70 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपका था वाइपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेशन के बाद अमोनिया का तापमान कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा वाष्प संपीड़न प्रणाली में संपीड़न के बाद जो अमोनिया का तापमान होता है वो हमारा 70 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एन वाइपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर यूज डैश एस अ रेफ्रिजरेंट। तो एक वाष्प अवशोषक रेफ्रिजरेटर एक रेफ्रिजरेंट के रूप में डैश का उपयोग करता है। तो जो हमारा एक वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेटर होता है वो रेफ्रिजरेंट के रूप में किसको उपयोग करता है। तो ये हमारा वाटर का उपयोग करता है, बी हमारा अमोनिया का उपयोग करता है, सी हमारा फ्रेयान का उपयोग करता है, डी हमारा एक्वा अमोनिया का उपयोग करता है। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हम एक्वा अमोनिया का उपयोग करते हैं। अ वाइपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर यूज्ड एक्वा अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट। तो एक वाष्प अवशोषक रेफ्रिजरेटर एक रेफ्रिजरेंट के रूप में एक्वा अमोनिया का उपयोग करता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बिल कोलमैन साइकिल, जो हमारी बिल कोलमैन साइकिल होती है वो कौन सी होती है। तो ये हमारी है रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है, बी आपका है रिवर्स ऑटो साइकिल होती है, सी आपका है रिवर्स ड्यूल साइकिल होती है, एंड डी आपका ऑप्शन है रिवर्स रैंकाइन साइकिल होती है। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारी रिवर्स जूल साइकिल होती है वो हमारी बिल कोलमैन साइकिल होती है। तो यहाँ पर क्या है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल कोलमैन साइकिल इज अ रिवर्स जूल साइकिल। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 ton of refrigeration 1 TR means that the heat removing capacity is 1 ton of refrigerant, यानी कि 1 TR का मतलब क्या होता है। मीन्स दैट अ हीट रिमूविंग कैपेसिटी, इसकी हीट रिमूविंग करने की क्षमता कितनी होती है। तो ए ऑप्शन है 21 किलो जूल पर मिनट, बी ऑप्शन है 210 किलो जूल पर मिनट, सी ऑप्शन है 420 किलो जूल पर मिनट, एंड डी ऑप्शन है 620 किलो जूल पर मिनट। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि कौन सा करेक्ट इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स दैट द हीट रिमूविंग कैपेसिटी इज 210 किलो जूल पर मिनट। तो 210 किलो जूल पर मिनट जो है हमारी हीट रिमूविंग करने की उसकी कैपेसिटी होती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ R12, जो हमारा R12 रेफ्रिजरेंट होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है -86.6 डिग्री सेल्सियस होता है, बी ऑप्शन है -95.2 डिग्री सेल्सियस होता है, सी आपका है -107.7 डिग्री सेल्सियस, एंड डी ऑप्शन है -135.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देंगे कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है R12 रेफ्रिजरेंट का वो कौन सा होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि R12 रेफ्रिजरेंट का जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आपका -135.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस रासायनिक निरार्द्रीकरण प्रक्रिया में क्या होता है। तो ए हमारा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, जो हमारा ओस बिंदु तापमान है वो घटता है। बी हमारा है वेट बल्ब टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, यानी जो हमारे गीले बल्ब का तापमान है वो घटता है। सी ऑप्शन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी सूखे बल्ब का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। न डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन दोबारा आपका देख लेते हैं। इन केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यानी कि रासायनिक निरार्द्रीकरण प्रक्रिया में क्या होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका दिया है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। बी देख लेते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीजेस, ये भी आपका करेक्ट है, जो हमारा गीले बल्ब का तापमान है वो घट जाता है। सी ऑप्शन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी सूखे बल्ब का जो तापमान है वो भी बढ़ जाता है। एंड आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑल ऑफ द एबव। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी एंड हो चुके हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी लोग, और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देंगे। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।